और इसी बीच सीधी तस्वीरें बीकानेर से, जहां पर युवा संवाद विकसित राजस्थान 2047 कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा और संवाद कर रहे हैं। हाल ही में जो भीषण गर्मी का समय चल रहा था, उस समय में हमने और हमारी टीम ने मिलकर जल सेवा केंद्र चलाए और जो पारस्परिक जल सेवा केंद्र के जो क्षेत्र हैं, जैसे कुएं, बावड़ियां, तालाब, उन सभी की सफाई करवा के पानी की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करी, ताकि जो आम जन है और राहगीर है उन्हें समस्याओं से जूझना ना पड़े। देखिए, एक युवा के मन में ये विषय आना भी कि हम पानी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। गर्मी आती है, पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता होती है, पशुओं को भी पानी की आवश्यकता होती है, जन को भी आवश्यकता होती है। मेरे युवा साथियों, हम जीवन का कोई ना कोई क्षेत्र अवश्य चुने। वो क्षेत्र आपको इंगित करेगा, कहीं उदास नहीं हो कि मैं इस क्षेत्र में क्या करूं। आज मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो भ्रमित ना हो। आप नजदीकी से किसको देख रहे हो? कौन आपका आई कौन है? आपके माता, आपके पिता, आपके गुरुजी, आपके कोई रिलेटिव, आपने कहीं से पढ़ करके, सुन करके, कहीं ना कहीं हम इस निर्णय पर पहुंचे। निर्णय है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है। क्षेत्र कोई भी खराब नहीं। मैं पलक बेटी को धन्यवाद देता हूं, ये स्काउट से भी जुड़ी है। मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करूंगा। विकसित भारत 2047, क्योंकि आप स्काउट गाइड से हैं, तो आप क्या सोचते हैं विकसित भारत 2047 के? सर, विकसित भारत 2047 के लिए मैं अपनी शिक्षा से, जैसे मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में यही बताना चाहूँगी कि जैसे स्काउट और गाइड की जो फील्ड है हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही है और हमें समय समय पे चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो हमने यही सीखा है, जैसे सरकार की जो पॉलिसीज हैं हम कैसे उन लोगों तक पहुँचाएं। जैसे बहुत से क्षेत्रों में अभी तक इन चीज़ों से लोग अवगत नहीं है, हम समय समय पे शिविर लगवा पाएं ताकि वह समस्याएं हैं या फिर जो पॉलिसीज हैं हम गवर्नमेंट की जो लोगों तक पहुंचा पाएं और लोगों को इस चीज़ों के बारे में समझ हो पाए। और जो विकसित राजस्थान 2047 के लिए हम शिक्षा के क्षेत्र में ये कर सकते हैं, जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है उनके कार्यस्थल पर वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाए। एजुकेशन सिस्टम में 100% साक्षरता स्टूडेंट्स की हो और जो डिजिटल स्टूडेंट्स के लिए जो क्लासरूम्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो हम प्रोवाइड करवा पाएँ ताकि स्टूडेंट्स को यहीं राजस्थान में ही सारी वो सुविधाएं मिल जाए जो बाहर के क्षेत्रों में लोग देखते रहते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, जिस तरह से पलक बेटी ने कॉन्फिडेंस के साथ, ये बहुत आवश्यक है, उन्होंने कार्य भी बताया और हमें विकसित भारत 2047 का विजन कैसे तय कर सकते हैं वो भी बताया। एक बार राजस्थान के युवाओं से क्या कहना चाहोगे आप? राजस्थान के युवाओं से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें विकसित राजस्थान करने से पहले युवाओं को विकसित होना पड़ेगा। अगर हमें ही समझ नहीं है तो हम राजस्थान को विकसित कहाँ करेंगे? सबसे पहले हमारे अंदर ये सुविधाएं या हमारे अंदर ये मेंटेलिटी आनी चाहिए कि हम राजस्थान को विकसित कैसे बना पाएंगे, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जिस लेवल पे हम राजस्थान को बहुत जल्दी अग्रणी देश की दुनिया में पहुंचा पाएंगे। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अगला नाम है तमन्ना उत्साह, हमारी बेटी।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरा प्रणाम। जी। मैं तमन्ना उस्ता महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ और बीए प्रथम सेमेस्टर में हूँ। मैं उस्ता कला के परिवार से हूँ और बचपन से अपने घर में ऊँट पर कला और सुनहरी नक्काशी का कार्य देखती और सीखती आ रही हूँ। मुझे अपनी विश्व प्रसिद्ध कला पर बहुत गर्व है। बहुत अच्छा। तो उस कला की नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ने के लिए आपकी क्या सोच है? सर, मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये कला सिर्फ हमारे घर परिवार तक सीमित ना रहे, बल्कि आज की नई पीढ़ी तक पहुँचे और आम जनों तक पहुँचे। मैं युवाओं को अपने साथ जोड़कर उसको इस कला का महत्व समझाकर और नई पीढ़ी के साथ और पर्यटन माध्यमों से इस कला को देश विदेश तक पहुंचाना चाहूँगी, उसका प्रयास करूँगी। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं इस कला, हमारी विरासत जो है, उसे नई पीढ़ी के साथ आगे पहुंचाना चाहूँगी। आपकी बात बहुत ही सुंदर है। निश्चित रूप से हमारी कला को हमें बढ़ाना चाहिए। देखिए युवा साथियों, आप जब भी कभी अपने माताजी से, पिताजी से, दादाजी से, दादाजी से कुछ हमारी कला संस्कृति की जब उनसे बात करोगे तो अपने जीवन के वो अनुभव सुनाएंगे। आप उन अनुभवों को नोट करें, क्योंकि मैंने देखा है माननीय हमारे मंत्री महोदय तो गायन में रुचि भी लेते हैं, खुद गाते भी हैं। एक मैं बहनों के कार्यक्रम में गया था और जब मैं बहनों के कार्यक्रम में गया तो मैंने उनसे पूछा था कि पहले जब शादियां होती थी, कोई भी मांगलिक कार्य होता था, उसके गीत अलग अलग हुआ करते थे और वो समय के हिसाब से होते थे। शादी में भी 10, 11, 15 कार्यक्रम होते हैं। जिस दिन से शादी का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, उन सबके वो गीतें अलग अलग हुआ करते थे। धीरे धीरे पीढ़ी हमारी उन गीतों को भी भूलती जा रही है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप पुराने जो गीत हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में तो वो है कि चाहे हम कोई भी सामान खरीदते थे, छोटी सी ब्याह में, शादी में जो हमारे काम होते हैं, ब्याह शादी में हल्दी का होता है, हमारे देहरी का होता है, कहीं कोई चना की दाल के कार्यक्रम के होते हैं, कोमरी के होते हैं, कई आइटम बनते हैं, उनके अलग अलग गीत होते हैं। मैंने उन दोनों से कहा कि आप इसकी एक पुस्तक बनाइए, ये पुस्तक बनाइए। अगर ये हमारी संस्कृति चली गई तो आने वाली पीढ़ी कैसे सीख पाएगी? ये आवश्यक है और इसीलिए मैं आप सभी कहता हूं कि आपकी बात में बहुत दम है। बेटा, विकसित राजस्थान 2047 तक हम कलाकारों को पूरा प्रोत्साहन देंगे और ऐसे कलाकार अगर आते हैं और ऐसे हैं तो उनको खोज करके पूछना आपको पड़ेगा, क्योंकि बहुत कमी होती जा रही है। चाहे हमारा शास्त्रीय संगीत हो, हमारे इस तरह की कला हो, बहुत सारी कला है। ये कला हमारी जीवंत रहनी चाहिए। समाज में इनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। निश्चित रूप से प्रोत्साहित करते हुए हम भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन समाज भी ऐसे विषयों को लेकर के आगे चले तो बहुत बड़ा सहयोग करके हम इस काम को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत संबल मिला। धन्यवाद सर। मैं आपके लिए उस्ता कला की एक समृद्धि प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो मैं खुद अपने पिताजी के साथ मिलकर बना के लेके आई हूँ। चलिए, मैं स्वीकार करें।
अभी मैं लेता हूं, बैठिए, आपको बुला के ले लूंगा। अगला हम चलते हैं, हमारा भाई है बाल कृष्ण यादव। खमागणी मुख्यमंत्री जी, मैं बालकृष्ण यादव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के सर्जरी विभाग में शोध छात्र हूँ। और हमारे यहाँ पशुपालन को ग्रामीण राजस्थान की रीढ़ मानते हैं, और जो पशुपालन है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, आप उस क्षेत्र में काम करते हैं, आप उसकी महत्ता समझते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये तो आपने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में है, ये क्षेत्र कोई सा भी हो, पशु की आवश्यकता सभी जगह रहती है। पशु की आवश्यकता नहीं तो पशु का जो उपयोग होता है उस दूध की आवश्यकता वो भी नहीं रख सकता, लेकिन वो ये महसूस जरूर करता है कि मेरे घर में दूध हो, दही हो, पनीर हो, मिठाई हो। तो ये कहीं बनने की मशीन तो है नहीं, दूध तो गाय भैंस से ही मिलेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पशुपालक का हमारे जीवन में महत्व क्या है और उसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, और उसको हमें आने वाली पीढ़ी को क्या कहना चाहिए? सर, जो पशुपालक है वो हमें बहुत उत्पाद देते हैं, जिसमें दूध आपने बताया, मांस जैसे प्रोटीन का सोर्स है, अंडे हैं। इसके लिए हमारे यहाँ राजस्थान में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर उपलब्ध पशु चिकित्सा सेवाएं, नियमित टीकाकरण और एक जो पशुपालक कल्याणकारी योजना है हमारे राजस्थान सरकार की, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, उसके द्वारा हमारे पशुपालक भाइयों का जो आर्थिक संबल मिल रहा है उनको, और उनके विश्वास में मजबूत हो रहा है। सर, मैं पशुपालन विभाग में 1 साल तक काम किया मैंने, और मैं मेरे कार्यानुभव आपसे साझा करना चाहता हूँ। पिछले साल की जून महीने में एक बार शाम को एक आकाशीय बिजली गिरने से एक पशुपालक भाई के 2 गायों की अकाल मृत्यु हो गई। तो उस पशुपालक को जो हमारी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, उसके द्वारा आर्थिक संबल मिला, आर्थिक सहायता मिली, जिससे कि वो पशुपालक का बहुत सहयोग हुआ। सर, मेरा एक और कार्यानुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सर, एज ए पशु चिकित्सक मैंने काम किया, तो एक सर्दी की रात में मेरे पास कॉल आया 11-12 बजे कि डॉक्टर साहब, एक हमारी भैंस है, उसके परसों में दिक्कत आ रही है। तो मैं तुरंत वहाँ गया, उसका परीक्षण किया। परीक्षण करने पे मैंने पाया कि उसके जो पशु के भ्रूण की, जो भैंस के जो भ्रूण की स्थिति थी वो असामान्य थी। तो उसको हमने सिजेरियन के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा हमने उस बछड़े को बाहर निकाला, जिससे उस पशु की, भैंस की और उसके बछड़े दोनों की जान बची। तो मुझे उस पशुपालक के चेहरे पे जो खुशी देखी मैंने, उससे मेरे को मतलब काम करने की और भी प्रोत्साहन मिला। सर, एक ये अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले हैं, जिसके पास पशु नहीं है वो इस दर्द को नहीं समझता है, लेकिन जिसके पास है वो समझता है। और इसलिए हमारी सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ की है। जब आपके मोटरसाइकिल का बीमा हो सकता है, गाड़ी का बीमा हो सकता है, तो मेरे किसान के पशु का बीमा क्यों नहीं हो सकता? तो उसी आधार पर हमने प्रारंभ किया, और आज तक बड़ी संख्या में पशुओं के बीमा हुए हैं। उनको उनका जब किसी तरह से घटना हो जाती है तो लाभ भी उनको मिल रहा है। बहुत अच्छा आप जिस क्षेत्र में हैं उसमें काम कर रहे हैं। यही नहीं, क्योंकि किसान का
अगर अर्थव्यवस्था का मजबूत करने का आधार है तो वो पशुपालक है। पशुपालन से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आप इस क्षेत्र में हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे पशुपालकों का प्रोत्साहित करते हुए, यही योजना नहीं, हमारी बहुत सारी योजना है, उनका लाभ हमारे सभी भाइयों को मिले, इसके लिए आपको प्रेरित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मेरे पास ये आया था तो मैं सोच रहा था अगला नाम बुलाऊं उससे पहले। मैंने कहा ये तो 12वीं पास करके इंजीनियरिंग कॉलेज में है, और इसने जिस तरह से एंटरप्रेन्योर के रूप में जो काम किया है, पेटेंट के बारे में भी ये बताएंगे श्री महेश पुरोहित। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नमस्कार। नाम मही पुरोहित है। मैंने इस वर्ष मेरी कक्षा 12वीं पास करी है और मैं JCS यूनिवर्सिटी से मैं AI और डेटा साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे शुरू से ही रुचि रही है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के अंदर, तो इसी के चलते, इस जुनून के चलते मैंने 15 वर्ष की उम्र में एक प्रोजेक्ट पे काम करा और 18 वर्ष की उम्र में 7 जुलाई 2026 को मेरे को भारतीय पेटेंट ग्रांट हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए मैं देख रहा था तो मैंने पहले ही बताया है कि मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। आप देख सकते हैं, उससे पहले मैंने आपसे कहा कि टैलेंट से उम्र का कोई मतलब नहीं है, और मुझे पता नहीं था, ये आपके सामने आ गए राजपुरोहित। बताइए सर, मेरे जो पेटेंट है जिसको मिला है मेरे को, उसका टाइटल है अडेप्टिव इंटेलिजेंट पाइपलाइन इंटीग्रेटेड सिस्टम। उसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी पाइपलाइंस है उसका समय रहने से पहले कोई भी हानि होने वाली है या उसके अंदर कोई नुकसान होने वाला है, उसका समय रहने से पहले पता चल जाएगा, जिससे कोई भी आने होने वाली कोई रुकावट ना है, उसके अंदर कोई डैमेज ना हो, या फिर कोई भी आसपास कोई इन्वायरमेंट है उसको कोई डैमेज ना हो। तो उससे पहले ही अगर पता चल जाएगा तो कोई भी ऑपरेटर या टीम है उसको जाके सही समय पे सही कर देगी और उसके अंदर कोई भी हानि नहीं हो पाएगी। आप देखिए, एक कदम नहीं 3 कदम आगे हैं। उन सारे विषयों को सोचना, उस पर काम करना। चलिए, मैं आपसे इतना कहूंगा कि राजस्थान के युवाओं को आप क्या कहोगे? सर, मैं राजस्थान के युवा से ये कहना चाहूंगा, जो आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली कि आपकी कोई उम्र नहीं है कोई भी काम करने की। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास एक मेंटोर है, आपके पास एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से एक पार्टनर है, आप उनकी हेल्प लीजिए। उनसे कोई भी चीज़ आपको सीखनी है आप उनसे सीखिए। वो एक PhD होल्डर है, वो अपने इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनसे सीखिए, उससे आगे बढ़िए। आप अपनी उम्र मत देखिए, आपके पास कोई भी टैलेंट आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपकी उसमें जीत हो हार हो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एक एक्सपीरियंस गेन होगा, आपसे कुछ उसे सीख पाएंगे। उसको कभी भी अपनी हार मत मानना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, कहते हैं ना, किसी भी क्षेत्र का खिलाड़ी हारता नहीं है, वो जीतता है या वो सीखता है। वही बात महीप जी ने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे हैं राघव सोलंकी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम राघव सोलंकी है और मैं एक माय भारत वॉलंटियर हूं तथा राजकीय डूंगर महाविद्यालय में MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का छात्र हूं। महोदय, आज आपने जैसे बताया कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लिए सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो युवाओं का होने वाला है। इसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 में माय भारत प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जो कि युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ताकि युवा जो है वो पढ़ाई से निकल के, मतलब पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लें और अपनी ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलप कर सके, ताकि
मतलब सिर्फ एक किताबी कीड़े जो हिंदी में शब्द होता है वो बन के ना रहे। तो महोदय, माय भारत प्लेटफॉर्म के थ्रू पिछले साल राजस्थान विधानसभा में संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मुझे अपने संबोधन देने का मौका मिला। मैंने मतलब कभी नहीं सोचा था कि विधानसभा जैसे बड़े मंच पे एक 18-20 साल के बच्चे को जाने का मौका मिलेगा और अपना संबोधन देने का मौका मिलेगा, वो भी संविधान जैसे एक बड़े टॉपिक पर। वाह, आपने तो माई भारत वॉलंटियर के रूप में आपने काम किया है। आप हर विषय पर जुड़ते भी होंगे। जी सर। हर विषय पर जुड़ते भी होंगे। जी सर। तो आपको वहां जो कि हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा हमेशा परिणाम की तरफ लेकर के जाती है। आपके अंदर किसी भी काम के लिए जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा को मारना नहीं है, क्योंकि अगर जिज्ञासा मन के अंदर नहीं आएगी कि मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, अगर आप उसको ये कहते हुए कि नहीं क्या करना है, चलिए कोई बात नहीं, इसमें तो पूछ लिया, इसका कहीं उत्तर ही नहीं मिला, अरे उसको पीछा नहीं छोड़ना है, उसी में आपको उत्तर मिलेगा। और ये पूछना ये आपके अंदर की जो भाव निकल करके आता है, आपका टैलेंट निकल के आता है, ये वो है। कई बार माता पिता जी से पूछते हैं, मैं उन माता पिता को भी कहना चाहता हूं, बेटा आज इसके बारे में पूछ रहा है, बेटी इसके बारे में पूछ रही है, कल उसने दूसरा क्वेश्चन कर दिया, अरे बताइए ना। उनकी जिज्ञासा को समाप्त करना है, मारना नहीं है, उसी में भारत का भविष्य निकलेगा। आपने माई भारत से आप जुड़े हुए हैं। जी सर। अब राजस्थान के युवाओं को माई भारत से जुड़ने के लिए क्या कहोगे? सर मैं यही कहूंगा कि बहुत लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है कि भारत सरकार ऐसा कोई कार्यक्रम कर रही है। बहुत लोग जुड़े हुए भी हैं, लेकिन जिनके पास ज्यादा वो डिजिटली मतलब वो सुविधा है नहीं, तो उनको पता नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि कम से कम एक स्मार्टफोन तो सब लोगों के पास है, चाहे अपने माता पिता के पास हो। तो माय भारत पोर्टल पे जाएं और अपनी एक प्रोफाइल बनाएं, और चाहे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो हर तरह का सर पूछता है कि आपने स्पोर्ट्स में क्या किया है। तो उस हिसाब से सरकार खुद आपको नोटिफिकेशन भेजेगी कि माय भारत ये कार्यक्रम कर रही है, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। सर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे सर आज आप हम युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, वैसे राष्ट्रीय स्तर पर सर हर साल माय भारत द्वारा आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक कार्यक्रम होता है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी खुद सर राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चों का मतलब सुझाव लेते हैं विकसित भारत 2047 को लेके, ताकि नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्रभक्ति की भावना एक मंच पर लाई जा सके। और जैसे सर नॉर्मली हम देखते हैं कि बच्चों युवाओं को ऐसे टाल दिया जाता है कि यार ये तो बच्चा है, लेकिन सर सरकार अभी जो युवाओं को आपने जैसे बताया कि बजट के लिए जयपुर बुला रही है कि आपके क्या सुझाव है, तो वो सर हमें देख के बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। मैं आशा करती हूँ कि आज का यह युवा संवाद कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम सभी के साथ साझा किया, ये चिरकाल तक हम सभी के स्मृति पटल पर अंकित रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। अब मैं हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह करूंगी कि वो अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस युवा संवाद कार्यक्रम में
मंच पर विराजमान केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्री राजेश यादव जी, विधायक बीकानेर पश्चिम श्री जेठानंद व्यास जी, विधायक खाजूवाला श्री विश्वनाथ मेघवाल जी, विधायक डूंगरगढ़ श्री ताराचंद सारस्वत जी, विधायक कोला श्री अंशुमान सिंह भाटी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष बिहारीलाल बिश्नोई जी, सभी मेरे ऊर्जावान युवा भाइयों और बहनों, आज बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था। मेरे मन में यह विचार आया कि मैं कार्यक्रम के बाद युवाओं से संवाद करूं, क्योंकि जहां भी मैं जिले में जाता हूं मेरे को लगता है कि युवाओं से संवाद करना चाहिए, क्योंकि युवा संवाद एक ऐसा संवाद होता है, क्योंकि युवा चाहे शिक्षा ले चुका हो या शिक्षा ले रहा हो, उसके मन में भविष्य की चिंता रहती है, और भविष्य की चिंता नहीं रहती है तो माता पिता याद दिलाते रहते हैं। दिलाते हैं कि नहीं दिलाते? नेक भी इधर उधर होते हो तो माता पिता कहते हैं कहां चले गए, आज जल्दी क्यों सो गए, आज लेट क्यों उठे हैं। ये सारे विषय आते हैं नहीं आते हैं? मेरे युवा साथियों, मैं आपसे आपके मन की बात, जो आपकी जिज्ञासा है, आपके विचार हैं, उनको पूरी तरह से हम खुले मन से विचार करते हुए, माता पिता का सहयोग लेते हुए, गुरु का सहयोग लेते हुए हमें किसी ना किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि युवा का ये जो उम्र होती है उसमें डिसीजन पावर की कमी होती है, क्योंकि कभी वो इधर देखता है तो कभी इधर देखता है। क्लास में बच्चे होते हैं, कोई किस तरह की बात करता है, उसको कुछ बनना है, कोई दूसरे को कुछ बनना है। मेरे मन में परिवार का कोई संस्कार आता है कि जो मेरे पिताजी हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई अपना निजी काम करते हैं, तो 50% वो कल्पना मेरे मन में आती है। क्योंकि वो कल्पना इसलिए आती है कि उस काम को मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरी माता जी, मेरे कोई परिवार में से कोई मेरे रिलेशन में किया होता है। यही होता है कि नहीं होता है? तो हमारी होती है कि हम इसमें हैं तो इसमें भी आ सकते हैं। 40% उनके मन में ये बात रहती है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कहेगा मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है। घर में अगर एडवोकेट हैं, वकील साहब हैं, तो वो ये कहेंगे कि मेरे बाद इतनी फाइलें इनको कौन संभालेगा, इसलिए आप इसमें आ जाइए। अधिकारी वर्ग है तो वो ये कहेगा कि ये ठीक है, इसमें आप आइए। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी रुचि, आपके मन में जो विचार है, आप जो बनना चाहते हैं, आप उस पर निर्णय करिए और आगे बढ़िए।
अगर आप उस पर आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि आपने वो स्वयं ने चुना है, इसलिए उसमें रुचि आपकी बहुत बढ़ जाएगी। और कोई भी काम छोटा नहीं है, बस उसका मन बनाना, दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करना, वो आपकी कामयाबी तक पहुंचाने का काम करेगा। साथियों, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम युवाओं की नई नई पहल कर रहे हैं। हमारा युवा कैसे आगे बढ़ सकता है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि युवा हमारा क्या चाहता है, युवा के मन की इच्छा क्या है, युवाओं के विचारों को, युवाओं की आकांक्षाओं को उनके सामर्थ्य का मंच मिले। और यह मंच जब मिलेगा, जब आप अपनी बात कहीं ना कहीं कहोगे, किसी ना किसी माध्यम से आपकी बात पहुंचाओगे। और यह बात पहुंचाने का माध्यम आपका माई भारत पोर्टल भी हो सकता है, जिसमें आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वो आपका सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी उसको पहुंचा सकते हैं। मेरे भाइयों, समस्याओं से भागने की बजाय हमें समाधान खोजना आवश्यक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि लगातार हमारी सरकार भी युवाओं के लिए काम कर रही है। आप देख सकते हैं पूर्व सरकार में किस तरह के हाल हुए थे, लगातार पेपर लीक हुए थे, लेकिन हमने उनको भी रोका। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में भी पहुंचाया। लगभग 500 लोग ऐसे हैं जिनको सलाखों में बंद किया। 410 पेपर हो गए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमने युवाओं के लिए कहा था कि हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो हम 1,78,000 दे चुके, कल और देने वाले हैं और उसमें जुड़ जाएंगे। 1,32,000 प्रक्रियाधीन है जिनकी परीक्षा हो गई, कुछ की परीक्षा होने वाली है, फॉर्म भर गए, 70,000 की वैकेंसी और निकाल दी, आने वाले समय में और निकल जाएगी। लेकिन यह सरकारी नौकरी, ₹4.5 लाख से ज्यादा हमने जो राजस्थान किया उसमें इन्वेस्टमेंट आया। 4.5 लाख युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार देने का काम किया। लेकिन मित्रों, क्या हम इससे पूर्ति कर सकते हैं? मेरे युवा साथियों, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, और मैं अक्सर जाता हूं, मैं वहां भी उस बात को मैं कहता हूं कि राजस्थान में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। राजस्थान जैसा प्रदेश दूसरा कोई नहीं है, यह कहने में मुझे कोई शक नहीं है। आप अपना क्षेत्र चुनिए, हम किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। आप कला संस्कृति में करना चाहते हैं, आप पर्यटन में करना चाहते हैं, आप मिनरल में करना चाहते हैं, आप हमारे यहां जो पैदावार होती है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लेकर के काम बढ़ाना चाहते हैं। आपको उससे पहले यह भी सोचना पड़ेगा कि मैं नौकरी करने वाला बनूं या नौकरी में देने वाला बनूं। यह भी बड़ा विचार है कि एक तरफ तो मुझे यह है कि साहब नहीं, मुझे तो सरकारी नौकरी ही करनी है, इसके लिए मुझे मेहनत करिए, तो उसके लिए मेहनत करो, पढ़ाई करिए। लेकिन आपको लगता है कि मैं राजस्थान के कुछ युवाओं को रोजगार देने का भी काम करूं, तो उस और कदम बढ़ाइए, प्रोजेक्ट बनाइए। हमारी सरकार पूरी तरह से उसके लिए तैयार है। मित्रों, मैं ये भी कह सकता हूं कि हम राजस्थान के अंदर 36 नीतियां लेकर के आए हैं। 36 नीतियां हम 2.5 साल के अंदर, और उन नीतियों को लाने का मकसद हमारा यह है
कि राजस्थान में हर व्यक्ति किस क्षेत्र में काम करना चाहता है उसे कहीं भटकना नहीं पड़े, नीति के आधार पर वो काम करे। आपने देखा है कि राजस्थान के अंदर 85 प्रकार के तो मिनरल निकलते हैं, या क्या नहीं निकलता। इस राजस्थान की मिट्टी में सब कुछ है, यहां सोना भी है, लोहा भी है, चांदी भी है, तांबा भी है और बहुत सारे हैं। अब तो रेयर अर्थ भी है जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो राजस्थान के अंदर है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा उसका उपयोग ले, उस क्षेत्र में हमारे युवा आगे बढ़े। आपने देखा पर्यटन के क्षेत्र में भी राजस्थान जैसा प्रदेश कहीं नहीं मिलेगा। क्या नहीं है यहां? दुनिया के लोग राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में बड़े बड़े किले हैं, बड़े बड़े महल हैं, हमारी ऐतिहासिक हवेलियां हैं। राजस्थान में डेजर्ट है तो राजस्थान में झील भी है। अगर राजस्थान में अभ्यारण्य की बात करें तो राजस्थान में अभ्यारण्य भी है। टाइगर देखना है तो रणथंभौर आइए, सरिस्का आइए, रामगढ़ बिजदारी जाइए। लेपर्ड देखना है तो झालाना आइए, रामगढ़ में आइए। अगर आपको पक्षी देखने हैं तो केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर जाइए, नहीं ताल छापर में आइए। आपके यहां बारिश होती है तो आपके यहां भी कई प्रकार के पक्षी बीकानेर में भी आते हैं। मेरे भाइयों, राजस्थान की हर क्षेत्र में अलग अलग डिमांड है, हमें क्या चुनना है। यह आवश्यकता है। हमने कहा राजस्थान में एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखोगे तो राजस्थान उसमें मजबूत है। आप कहोगे आप कृषि की तरफ ले जा रहे हो। अरे भाई, कृषि की तरफ नहीं जाए तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट पर तो आइए, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगे। आपके यहां मूंगफली होती है लेकिन मिल एक ही बताई मेरे को, एक ही है बीकानेर के अंदर, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। हमारी मूंगफली एक दो ही है, लेकिन अब यहां से बाहर जाती है, उनको हम कैसे करें। आपके पड़ोस में हनुमानगढ़ गंगानगर में किन्नू होता है, वहां प्रोसेसिंग यूनिट की आवश्यकता है। आप देखिए जैसलमेर में डेजर्ट भी है तो खजूर भी सबसे नंबर 1 है। जो दुबई से आता है उससे अच्छा है खजूर जैसलमेर का। उसके हम ठीक प्रकार से उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, अच्छा पैकिंग बनाएं तो वही हमारा बहुत अच्छा जाएगा। ये पोल राजस्थान में बालोतरा में देखो तो अनार है हमारा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का अनार अगर कहीं है तो मेरे बालोतरा में होता है। मसाले जितने राजस्थान में पैदा होते हैं कहीं नहीं होते, कोई भी मसाला नहीं है जो राजस्थान में पैदा नहीं हो, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। हमने ग्राम विकास बाढ़ विकास के माध्यम से उन प्रोसेसिंग यूनिटों को हम लगवाने का काम कर रहे हैं। अभी मेरे भाई ने बताया पशुपालक के रूप में किस तरह से काम होना चाहिए। हम जब आए थे तो राजस्थान के अंदर 34 लाख लीटर दूध डेली का आता था, आज वो बढ़कर के 46-47 लाख लीटर दूध हमारा राजस्थान के अंदर हो गया है। हमने सब जगह डेयरी को बढ़ाने का काम कर रहे। जो 50,000 का था उसको 1 लाख का कर दिया, 1 लाख का था उसको 2 लाख का कर दिया, 2 लाख का 2.5 लाख का कर दिया, 2.5 का 3 कर दिया। तो हमें हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए साधन संसाधन आवश्यक है। इसलिए हमने युवाओं को युवा नीति लेकर भी आए। युवा नीति में भी हमने प्रोत्साहन करने का काम युवाओं को कर रहे हैं। हम बिना ब्याज के आपको 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का हम लोन आपको, अरे आप सोचिए, और इसमें आपका परिवार भी साथ देता है। नौकरी में तो आप अकेले जाते हो, लेकिन अगर आप खुद का कोई कारोबार लगाते हो तो उसमें परिवार के भाई बहन और पिताजी माताजी वो भी आपको सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं, वो भी आपको समय समय पर सहयोग करेंगे। अगर आप पढ़ाई करोगे नौकरी लगेगी तो वहां तो वो कोई सहयोग नहीं करेंगे, आप जाइए ड्यूटी निभा करके आ जाइए, है कि नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान का युवा खुद का रोजगार सृजित करे। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान का युवा अगर उसको ठीक प्रकार से रोजगार मिल जाएगा
तो वो राजस्थान में अपने घर के पास ही रहेगा, माता पिता की सेवा करेगा, घर परिवार में रहेगा, तो कैसा रहेगा? नहीं तो कई युवा ऐसे हैं, क्योंकि आजकल देखते हैं कि माता पिता के 1 या 2 बच्चे हैं, एक वहां चला गया, एक वहां चला गया, अब माता पिताजी अकेले रह गए। अगर वो बीमार हो गए तो उनको भी देखने वाला कोई नहीं। होता है कि नहीं होता, बताइए? हम चाहते हैं कि माता पिता के संस्कार ऐसे होते हैं, वो जब तक जिंदे रहते हैं, वे 80, 90, जिनमें 100 साल के, फिर भी हमें उनके संस्कार मिलते हैं। हमने हमारे माता पिता के संस्कारों को भूलना नहीं, और यह भी नहीं भूलना है कि हमें माता पिता की सेवा नहीं कर। हमारे माता पिता हमारे लिए जीते जिंदे भगवान हैं, उनकी सेवा करना बहुत बड़ा काम है। मेरे भाइयों, इस देश की संस्कृति दुनिया की निराली संस्कृति है। दुनिया के लोग इसमें आए, लेकिन वो इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके। वो आकर के इसी संस्कृति में समा गए। हमारा प्रभाव उनके ऊपर रहा, कभी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें गौरवान्वित होना चाहिए हमारी विरासत पर, हमारी संस्कृति पर हमें गौरवान्वित होना चाहिए, और हमेशा हमारी संस्कृति को केंद्र में रखते हुए हमें काम करना चाहिए। हमारे उन महापुरुषों से हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है, हमारे महापुरुषों से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। यही नहीं, हमें जीवन जीने की कला उनसे मिलती है। आप अगर हमारे गीता को पढ़ोगे, रामायण को पढ़ोगे, वेदों को पढ़ोगे, उपनिषदों को पढ़ोगे, हमारे जो महापुरुष हैं उनके चरित्र के बारे में पढ़ोगे, उनके विचार पढ़ोगे, तो निश्चित रूप से हमको अनुभूति होगी, और हमको एक मार्ग दिखाने का काम हमारे वो महापुरुष हमको करते हैं। मेरे भाइयों, बड़े इसलिए नहीं बनते कि हम ऐसी संस्कृति को अपना लें, ऐसे विचार को लेकर के चलें जब माता पिता का आधार नहीं हो, परिवार का आधार नहीं हो, गुरुओं का सम्मान नहीं हो, और हमारे बुजुर्गों की धाती नहीं हो। वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो हमारे बुजुर्गों की धाती है, हमारे पूर्वजों के संस्कार हैं, और हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, हमारे पूर्वजों ने जिसको समाहित करते हुए रखा है। हमें उस आधार पर चलना है, लेकिन नई उपयोग को हमें उसी आधार पर करना है। लगातार आप देख रहे हैं, आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि हमारी सरकार भी कर रही है, हमने हर ग्राम पंचायत के अंदर अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए हमने 5000 पंचायतों में हमने स्टार्ट किया है। उस अटल ज्ञान केंद्र में ई लाइब्रेरी होगी, 2 लोग होंगे, ई मित्र का भी काम करेंगे। मेरा कोई युवा भाई बहन अगर गांव में रहता है तो वो फॉर्म भी वहीं भरेगा, वहीं वो पढ़ेगा, वहीं उसका उपयोग लेगा, और वहीं उसकी क्लास भी लगेगी, ऑनलाइन क्लास। वो काम भी हम करेंगे, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मित्रों, आपको यह भी सोचना पड़ेगा, कई के माता पिता की स्थिति ठीक होगी, जो आप मांगते होंगे उतना आपको दे देते होंगे, लेकिन कई माता पिता ऐसे भी हैं कि जो आप युवाओं की इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हर माता पिता चाहता है, हर माता पिता के अंदर ये भाव होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आगे बढ़े, वो कहीं से लाए लेकिन आपको कमी नहीं रहने देगा। उसको कुछ भी करना पड़े, लेकिन बच्चों के लिए वो समर्पित भाव से काम करता है। वो बच्चों के लिए कहीं उसे अपमान भी सहना पड़े तो वो अपमान सहता है। 4 बार मांगने पर भी नहीं देता तो 5 बार भी किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है कि नहीं भाई, मेरी बेटी का काम है, मेरे बेटे का काम है, ये तो आपको करना पड़ेगा। ये मित्रों, उनकी इन बातों को हमें सोचना पड़ेगा, हमें उनके प्रति
भाव क्या रखना है ये सोचना पड़ेगा। और जब हम ये सोचेंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर जो भाव है उसको आप पहचान पाओगे कि माता पिता का भाव कैसा होता है। क्योंकि अक्सर मैं इस बात को इसलिए भी कहता हूं कि आपको भी उस श्रेणी में एक ना एक दिन आना है कि नहीं माना है? आपको भी किसी ना किसी दिन माता पिता बनना है। आपके जवाब आपको तुरंत लौट करके आएगा। आप जितना माता पिता का सम्मान करेंगे आपका सम्मान भी उतना ही होगा। आप ये समझें कि मैं तो माता पिता का सम्मान नहीं करूं और आने वाली पीढ़ी मेरा सम्मान करेगी, ये उठा के रख देना। आप जैसा व्यवहार करोगे उससे ज्यादा वो व्यवहार करेंगे। आप अच्छा करोगे तो उतना अच्छा पाओगे, और आप अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे तो उससे डबल गड़बड़ करेंगे वो, चाहे कोई कैसा भी मन में सोच ले। क्योंकि अब नहीं दिखता है, समय दिखा देता है। और ये मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं। जिसने मां बाप की सेवा नहीं की, माता पिता की बात नहीं मानी, उसकी कोई नहीं मानेगा। और तो क्यों मानेगा, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी आपकी नहीं मानेगी। मेरे भाइयों, हमें किस तरह से संस्कारित भी बनना है, अपनी संस्कृति को भी जीवंत रखना है और अपने माता पिता की सेवा करते हुए हमें आगे भी बढ़ना है। आज ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर युवाओं हेतु मुफ्त ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग की सुविधा कहने की बात कही है। 1 करोड़ युवाओं को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओलंपिक खेलों में भारत के पदक बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज की जाएगी। हम चारों तरफ यह काम कर रहे हैं, लगातार हम यह काम कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, आज के मौके पर मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, इस विकसित भारत 2047 के लिए, विकसित राजस्थान 2047 के लिए आपको एक दिशा लेकर चलना होगा। आपको दृढ़ इच्छा शक्ति से मजबूती के साथ चलना होगा और आने वाले समय के आप कर्णधार हैं। आपको राजस्थान की मजबूत, क्योंकि उस समय तक अर्जुन जी और हमारी उम्र तो काफी हो जाएगी। विकसित भारत 2047 जब 100 साल आजादी के होंगे तो को आप ही लेकर के जाओगे, आप ही पूरी तरह से उसको बनाओगे, ऐसा मुझे विश्वास है। उन्हें मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।